नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। मैं रमन प्रेम आज शुरू करता हूं क्लास 10th के इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स को, और ये जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की सबसे कमज़ोर राष्ट्र था यूरोप में, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, यंग इटली एवं यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। यंग इटली एवं यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजिनी। यंग इटली एवं यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजिनी, जिन्होंने यंग इटली का संस्थापना 1831 में और यंग यूरोप का 1834 में किया था, और इसका काम था राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना इटली में। तो यंग इटली की सफलता के बाद इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का पूरे यूरोप में प्रसार के लिए 3 साल बाद यंग यूरोप का संस्थापना किया 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था। विक्टर इमैनुएल जो शासक था सार्डिनिया पिडमाउंट का। विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिडमाउंट का। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर। पांचवा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे नाविक, सेलर, नाव चलाने वाले थे, और इन्होंने एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बाद में इन्होंने किसान का जीवन, एक साधारण किसान का जीवन जीने लगा था, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसके किरदार को बहुत पेश किया गया था। और आगे चलते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, पर्सा का। इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, पर्सा के नेतृत्व में ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जालवेरिन किसकी संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। जालवेरिन संस्था थी व्यापारियों की, जो कि पर्सा में ही था। अब आगे चलते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। ये रक्त और लौह की नीति ये होती है कि किसी को तलवार के बल पर जीतना या तलवार की नीति करना। अब समझ गए होंगे। और जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को हराना आवश्यक था, ऑस्ट्रिया से लड़ना आवश्यक था, इसलिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, और पहले अपनी सेनाओं को मजबूत किया, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण का कदम उठाया। अब आगे चलते हैं, एड्रियानोपल की संधि कब हुई। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, 1829 ईस्वी में। यह संधि क्या था कि यूनान पे जो था तुर्की का और शासन था, और इस युद्ध में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जो है साथ दिया था यूनान का, और तुर्की को हराया था। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि यूनान को कुछ स्वायत्तता दी गई थी, थोड़ी आज़ादी दी गई थी। पूर्णतः आज़ादी नहीं दी गई थी, परंतु थोड़ी आज़ादी इन्हें दी गई थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। और जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, जर्मनी का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में ही पूर्ण हुआ। इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण एक ही वर्ष में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनान कब स्वतंत्र हुआ। यूनान स्वतंत्र हुआ 1832 में। अभी देखिए इधर 1829 में तो उसको पूर्ण स्वायत्तता मिली ही नहीं थी, आधी स्वायत्तता मिली थी, आधी आज़ादी मिली थी, लेकिन 1832 में ये पूरी तरह आज़ाद कर दिया, क्योंकि इस पर थोड़ा रूस का प्रभाव था, इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड चाहता था कि इस पर किसी देश का प्रभाव न रहे। इसलिए 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके बवेरिया के शासक ओटो को यूनान का राजा बनाया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें नंबर पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई, और इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं
ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। किस देश का? यूनान का। तो यूनान जो था एक पुराना राष्ट्र था, पुराना देश था, और यहीं जो है यूरोप का जो संस्कृति थी, यूरोप की जो सभ्यता थी, वहाँ की तहजीब जो है यूनान में ही पला बढ़ा, इसलिए इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मैं आगे बताऊंगा। और आगे चलते हैं। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? यहाँ बिस्मार्क जो था पर्सा का चांसलर, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, वो किसके विचारों से प्रभावित था? हेगेल के विचारों से। किसके विचारों से? हेगेल के विचारों से। हेगेल कौन था? तो हेगेल एक दार्शनिक हुआ करते थे उस टाइम, बहुत महान दार्शनिक, महान फिलोसोफर हुआ करते थे उस टाइम, और इसी के विचारों से क्या थे? बिस्मार्क प्रभावित थे। और 17वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यूरोप की जो सभ्यता, तहजीब है, संस्कृति है, वो यहीं पली बढ़ी है, यूनान में। यूनान बहुत पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, यूनान और मिस्र, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और तो आगे चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती एक संगठन था जो छापामार युद्ध करता था दुश्मनों से और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना चाहता था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस जमाने में जैसे अभी अमेरिका है, उस टाइम ऑस्ट्रिया था, और बहुत इसका प्रभुत्व हुआ करता था, और ये चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो, ताकि हम अच्छे से इस पर आधिपत्य रख सकें, और टुकड़ों में रहेगा तो हम अच्छे से राज कर सकेंगे। फिर जानते हैं ना, एक साथ होने पे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो ये यूरोप में जो है सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, और यहीं से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ने लगी थी। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहीं समाप्त होता है, और अगला वीडियोज लाऊंगा हिस्ट्री का, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन रहेगा फर्स्ट चैप्टर का। और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यहाँ आपको क्लास 8 to 12 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मुफ्त में मिल सके। इसी के साथ मैं रमन प्रेम विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।